देखें, वो सिर्फ मेरे कपड़े नहीं उतारना चाहते, सिर्फ मुझे नहीं धोना चाहते। वो इंटरनेशनल धोबी हैं, वो पूरी कौम के कपड़े उतारते हैं, पूरी कौम को धोना चाहते हैं। कभी वो धोने में कामयाब हो जाते हैं, कभी नाकाम हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जब भी लाहौर तशरीफ़ लाते हैं तो इस शहर से ऐसी कौन सी यादें जुड़ी हैं जो आपको अपने शहर में जकड़ लेती हैं? जो लाहौर हमारे बचपन और जवानी में था, उसके साथ तो हमारी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। अब उस लाहौर के काफ़ी सारे आसार जो हैं वो मिटा दिए गए हैं। कुछ आसार जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब ने मिटा दिए हैं और कुछ आसार जो हैं वो ख़ुद ब खुद मिटते चले जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो लाहौर शहर है उसके साथ बहुत यादें वाबस्ता हैं। और जैसे ही मैं मोटरवे से जब ठोकर न्याज बेग से हम नहर के साथ आते हैं, तो नहर जो है इसके साथ हमारी बचपन और जवानी की बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। और ख़ास तौर पे अंदरून शहर भाटी गेट, वहाँ पे मैं सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर माल में पढ़ता था। तो स्कूल के ज़माने में हम भाटी गेट और आगे मोची दरवाज़ा इस तरफ बहुत घूमते रहते थे। फिर जब हम कॉलेज में आए तो वो जनरल ज़िया-उल हक का ज़माना था, तो उस ज़माने में हम MRD की तहरीक का हिस्सा थे। तो पुलिस के साथ आंग मचोली होती थी। तो पुलिस जब हमें पकड़ने के लिए हमारे पीछे भागती थी तो हम अंदरून लाहौर की गलियों में घुस जाते थे। अच्छा, वो पकड़ नहीं पाती थी आप? हाँ, तो मेरा जब भी कभी मेरे पास टाइम होता है तो मैं अंदरून शहर में हुलिया तब्दील करने की कोशिश करता हूँ, काली ऐनक टोपी लगा के। तो उन इलाकों में मैं घूमता रहता हूँ अकेला। सब ऐसी कौन सी यादें हैं जो शहबाज शरीफ की डेवलपमेंट के बाद ख़त्म हो गई? देखें, जो उन्होंने जो लाहौर में कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए, तो यकीनन उनकी नीयत तो यही थी कि वो शहर में तरक्याती मंसूबे शुरू करें। लेकिन ये जो उन्होंने ये जो मेट्रो बस सर्विस शुरू की, जिसको मेरा ख्याल है लोग जंगला बस सर्विस कहते हैं, और ऑरेंज लाइन ट्रेन थी, तो उससे ना उन्होंने इतने ज़्यादा अंडरपास और इतने ज़्यादा पुल बना दिए कि जो बहुत से गैर ज़रूरी हैं। और उसकी वजह से मुझे याद है कि एक लाहौर बचाओ तहरीक शुरू हो गई थी। बहुत से जो पढ़े लिखे लोग हैं, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स यूनिवर्सिटी, FC कॉलेज यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के बहुत से जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये तहरीक शुरू की थी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लाहौर शहर की जो तारीख़ और उसका जो एक हेरिटेज है उसको मिटाना चाहते हैं। तो उसमें हमने भी अपनी आवाज़ मिला दी थी। हालांकि शहबाज शरीफ साहब से हमारी बड़ी पुरानी दोस्ती भी है, लेकिन ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो जो लाहौर जिसको मैं जानता हूँ, तो हम जब ये नहर का जो पुल है इचरे वाला, वहाँ पे जब हम वहाँ से फ़िरोज़पुर रोड पे लेफ़्ट की तरफ मुड़ते थे, तो वहाँ से लेके और फिर उसके बाद इचरे के बाद मुजांग चुंगी आती है, मुजांग चुंगी के बाद फिर जो है वो जैन मंदिर आता था। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी ग्राउंड आती थी, वहाँ से फिर हम फिर एक लेफ़्ट लेते थे और फिर हम सेंट्रल मॉडल स्कूल की तरफ जाते थे। फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आ गया। तो अब आपने अच्छा, फिर मुझे शॉर्टकट्स का भी पता था कि मुजांग चुंगी से अगर आप शादमान की तरफ मुड़ जाएं तो जल्दी पहुंच जाते हैं आप गवर्नर हाउस की तरफ। तो अब मैं वहाँ पे ना खो जाता हूँ। अच्छा। हाँ, वहाँ मुझे समझ नहीं आती किधर से राइट को मुड़ना है, किधर से लेफ़्ट को मुड़ना है। ऊपर एक वो चल रही है आपके, एक सड़क नीचे है, एक आपके ऊपर चल रही है। और यूनिवर्सिटी ग्राउंड थी जो, अब पता नहीं लोगों को याद है कि ये नहीं याद, ये MA कॉलेज के सामने एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे कि मैंने बहुत क्रिकेट भी खेली हुई है और वहाँ पे तहरीक पाकिस्तान के बड़े जलसे भी होते रहे। और यूनिवर्सिटी ग्राउंड जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की ग्राउंड थी। तो वो यूनिवर्सिटी ग्राउंड ख़त्म कर दी और फिर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो ग्राउंड थी उसको बेबी ग्राउंड कहते थे, वो भी उसके पास ही थी, वो भी ख़त्म हो गई। खेलने के मैदान नहीं थे, प्ले ग्राउंड्स नहीं थी। दो बड़ी मशहूर क्रिकेट ग्राउंड्स जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब ने ख़त्म कर दी और वहाँ पे क्या किया, बसों का अड्डा बना दिया। अब नई जो हुकूमत आई है वो कहती है जी ये तो सारे का बस प्रोजेक्ट ही ठीक नहीं है, वो उसको अगर ख़त्म कर दें तो वो हमारी ग्राउंड से वापस नहीं आ सकती ना। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि वो कम से कम और कुछ नहीं वापस आ सकता, वो दो ग्राउंड्स वापस आ जाएँ, एक यूनिवर्सिटी ग्राउंड और एक बेबी ग्राउंड। आप कॉलेज लाइफ में वो कौन से दोस्त थे जिनके साथ आप नहर पर चहलकदमी करते थे और सियासी बहस भी किया करते थे? आप कुछ दोस्तों के नाम बताएं। मेरे बहुत दोस्त हैं। असल में जो नहर है ना उसके साथ सिर्फ कॉलेज का ज़माना नहीं,
बल्कि जो मेरे स्कूल का ज़माना है वो भी नहर के साथ ही गुजरा है। मैं क्लास 1 से लेके और क्लास 8 तक न्यू कैंपस में एक यूनिवर्सिटी लेबॉर्ट्री स्कूल है, अभी भी है वो, तो मैं उसमें पढ़ता था। वो बिल्कुल नहर के किनारे था। और जब भी हमारी रिसेस होती थी, ब्रेक होती थी, तो ब्रेक के वक्त हम दौड़ भाग जो होती है, खेल कूद सारा वो नहर के किनारे पे ही होता था। और उस वक्त नहर के सिर्फ इस साइड पे सड़क थी, दूसरी तरफ सड़क नहीं थी, वो कच्चा था। अच्छा। हाँ, वो सड़क बाद में बनी है। और वहाँ पे एक छोटी सी कैंटीन होती थी, तो उस कैंटीन पे हम चाय पीते थे, सैंडविच खाते थे, समोसे खाते थे। और यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियाँ जो आपस में डेटे मार रहे होते थे, उनको भी हम दूर से देखते थे। अच्छा, आपने कभी डेट नहीं मारी? मतलब बचपन में आप सब देखा करते थे? हम तो उस वक्त बच्चे थे ना स्कूल में। लेकिन आजकल हम उस वक्त बड़े शुरू में बड़े हैरान होते थे कि ये एक लड़की और एक लड़का जो है ये आपस में क्या कर रहे हैं? ये इतनी हल्की बात कर रहे हैं आपस में, इतनी हल्की, अब पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा, आपको पता भी नहीं था कि वो डेट है? बाद में फिर पता चला ये क्या बातें करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आके किसी से इश्क हुआ, या उस वक्त भी आप सब किताबें ही पढ़ा करते थे? देखिए, हमारा जो स्कूल था उस ज़माने में वो को एजुकेशन स्कूल था। और क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में भी को एजुकेशन थी, हमारा स्कूल भी को एजुकेशन था, तो ये कोई इतना ज़्यादा जो है ना, वो आपको जब बचपन से ही आप लड़कियों के साथ पढ़ते हो तो आपको ना ये आपका ये प्रॉब्लम नहीं होता कि मैंने फॉरेन से कोई देखा और हाँ, फ्लर्ट करना स्टार्ट हाँ, कर दिया, जैसे आज कर रहे हैं। हाँ। और वैसे भी हमारी क्लास में, मुझे याद है, हमारी क्लास में लड़कियां ज़्यादा थी, लड़के कम थे। फिर तो बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, और फिर हम जो है ना, वो लड़के जो हम आपस में थे, तो अगर 15 लड़के थे तो उसमें हम 5 लड़के बहुत शरारती थे, जो क्लास के सबसे शरारती लड़के। हम आपस में बड़े यूनाइटेड थे, हमारी अलग से पार्टी थी, और हम बड़ी ख़तरनाक किस्म की शरारतें करते थे। और हमारी जो यूनिवर्सिटी के बड़े लड़के थे, हम उनको कॉपी करने की कोशिश करते। उस ज़माने में बड़ी पॉलिटिक्स होती थी, हमें नहीं था पता ये आपस में एशिया सुर्ख है, एशिया सब्ज़ है के नारे लगाते हैं ये आपस में। तो हमें नहीं था पता एशिया सुर्ख है क्या है और एशिया सब्ज़ है क्या है। लेकिन वो जो था, अक्सर औकात उनकी आपस में लड़ाइयाँ भी होती थी, सब कुछ होता था। तो हम कहते थे अच्छा ये जो है ना इसके पास ये इसने उसको मारा है, तो ये जो है ना ये बहुत बहादुर आदमी है। बाद में पता चला कि वो बहादुरी नहीं थी, वो पागलपन था। वो एक जैसे गुंडागर्दी करते हैं आप स्कूल में, उस तरह से। तो वो उसका एक फ़ायदा ये था कि थोड़ा सा बचपन में पता चल गया कि ये एशिया सुर्ख है क्या है और एशिया सब्ज़ है क्या है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये भी पता चल गया कि ये जो वायलेंस है ये अच्छी चीज़ नहीं है। और साथ ही साथ ये भी पता चल रहा था कि ये जो डेटे मारने वाले हैं ना, ये पढ़ाई पे तवज्जो नहीं देते। और अक्सर का अंजाम अच्छा नहीं होता। अच्छा मीर साहब, आपको कभी किसी लड़की पे क्रश नहीं हुआ? असल में मैं देखिए ना, जब मैं 8th क्लास में था तो मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन मैंने 8th क्लास में मैंने क्लब क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। और कॉलेज के ज़माने में क्रिकेट और पॉलिटिक्स पे ज़्यादा तवज्जो थी। तो जब हम यूनिवर्सिटी में पहुँचे तो यूनिवर्सिटी में कुछ ख़वातीन जो हैं, या लड़कियां आप कह लें, तो उन्होंने मेरे साथ दोस्ती करने की कोशिश की। और एक ख़ातून थी, मुझे याद है कि वो मेरा डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक़ नहीं था, वो एक और डिपार्टमेंट से थी। तो उन्होंने मेरे साथ इतनी दोस्ती कर ली कि एक दिन वो मुझे अपने घर ले गई और अम्मी से मिलवा दिया। तो मैं उस वक्त साथ में काम भी करता था, मैं जर्नलिस्ट भी बन चुका था। तो उस औरत ने, मुझे आज तक याद है कि उसने ना कोई मेरे से नहीं पूछा तुम कौन हो, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। वो सीधी आगे कहती है, देखो ये सहाफ़ी जो होते हैं इनकी तो तनख्वाह बहुत कम होती है, तो तुम्हें फिर अगर जो है ना उस बच्ची का अपनी का नाम लिया, अगर इसे शादी करनी है तो तुम्हें ना CSS करना पड़ेगा। मैंने कहा आपको किसने कहा कि मैंने इसके साथ शादी करनी है? ये तो मुझे चाय पिलाने के लिए लेके आई है, शादी मैंने तो नहीं करनी इसके साथ। मतलब जबरदस्ती का दिला बना रहे थे आपको। हाँ। मीर साहब, कोई ऐसी शरारत जिसके बाद आपको फिर से डांट या मार पड़ी हुई? ऐसे आप क्योंकि बता रहे हैं आप स्कूल में बहुत ज़्यादा शरारती थे। देखिए, जो हम स्कूल में शरारतें करते थे ना, वो बड़ी एग्रेसिव शरारतें होती थी। और मुझे अक्सर शरारतें जो है ना उन पर बाद में नदामत होती है। वो शरारत से ज़्यादा वो ना कोई हंगामा राई टाइप चीज़ होती थी। अच्छा, कोई एक शरारत बताए ना, कोई
इंटरेस्टिंग सी शरारत, ताकि आजकल के बच्चों को पता चले ऐसी शरारत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं, बस ना ही करें तो बेहतर है वो। यानी कि ये एक शरारत ऐसी है जो शायद आपको लगे कि नहीं, ये तो इतनी कोई ऐसी शरारत नहीं है जिस पे आपको नदामत हो रही है, लेकिन बाद में मैंने होश संभाला, रियलाइज़ किया, तो मैंने कहा नहीं, ये शरारत भी बहुत बुरी थी। मसलन हम कभी कभी, मेरा एक दोस्त है शाहिद अनवर, वो मेरे साथ स्कूल में भी पढ़ता था और हम क्रिकेट भी खेलते थे। तो हम स्कूल से फारिग होकर ना, तो न्यू कैंपस से हम पैदल अच्छा। मॉल्टन आते थे, मॉल्टन क्लब, वहाँ पे हमारा नेट प्रैक्टिस होता था। तो रास्ते में आते हुए हम मॉल्टन का जो डी ब्लॉक है या ई ब्लॉक है, अगर इस रास्ते से आ रहे हैं या डी ब्लॉक, तो दोपहर के वक्त 2:30 बजे 3 बजे सन्नाटा होता था मॉल्टन में, बेल बजाई और भाग गए। ये तो मैंने भी किया। बेल बजाई और भाग गए। अच्छा, और फिर हम छुप के देखते थे अब कोई कौन आया बाहर। तो वो लोग बाहर आते थे और वो इधर उधर देखा और चले गए। तो कुछ अरसे के बाद मुझे एक नाम अभी तक याद है, एक डी ब्लॉक में ना एक बहुत बड़ी कोठी थी, उसके बाहर एक नाम अभी तक मुझे याद है, नाम लिखा होता था एक। अभी बोलेंगे तो उनको पता हाँ, उनको पता चल जाएगा। तो हम अक्सर औकात ना उनकी बेल बजा के, तो इस वक्त जो मॉल्टन पार्क है ना बहुत बड़ा, यहाँ पे पार्क नहीं था, यहाँ पे धूपसड़ी ग्राउंड थी, धूपसड़ी। सारे मॉल्टन का कचरा जो है, कचरा कुंडी थी, तो वो एक बहुत बड़ा मैदान था और उसमें सारा वो कचरा वहाँ पे फेंकते थे, और उस कचरे को ना, कचरे के दरमियान में एक सीमेंट विकेट थी, वहाँ पे लोग क्रिकेट भी खेलते थे। तो हम वो बेल बजा के तो हम धूपसड़ी में भाग जाते थे। तो वहाँ पे कोई हमें पकड़ नहीं सकता था, क्योंकि जो थे ना शरीफ लोग उस धूपसड़ी में दाखिल ही नहीं होते थे, क्योंकि वहाँ पे ना आवारा कुत्तों की भरमार थी। तो आवारा कुत्ते हमसे डरते थे। अच्छा, अब आवारा कुत्ते क्यों नहीं डरते आपसे? अभी आवारा कुत्ते इसलिए नहीं डरते कि अब हम शरीफ हो चुके हैं। तो वो उस वक्त मुझे मेरा ये ख्याल था कि ये सिर्फ एक शरारत है, लेकिन बाद में मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब कोई किसी के घर की बेल बजा के भाग जाता है और घर वाले जब बाहर आते हैं और उनको कोई नज़र नहीं आता, तो वो समटाइम्स इग्नोर करते होंगे, समटाइम्स जब बार बार ये काम होता है तो वो खौफजदा हो जाते हैं, पता नहीं कोई थ्रेट तो नहीं है। तो अब आज की सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि ये शरारत बहुत ही ख़तरनाक है, तो इसलिए नहीं करनी चाहिए, ना आपको ना मुझे। किसी ने खबर लगवाने के लिए या हटाने के लिए आपको रिश्वत ऑफर की, और अगर की है तो उसका नाम बताइए। वैसे इस तरह के वाक़यात मेरी ज़िंदगी में बहुत कम है, लेकिन एक वाक़या था जब परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक चल रही थी, 2007 की बात है। तो उस वक्त हम लॉयर्स मूवमेंट में शामिल थे, मेरे पे अभी पाबंदी नहीं लगी थी, मेरा प्रोग्राम अभी चल रहा था। तो मुझे मुशर्रफ साहब के एक करीबी मुशीर थे, उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा इफ्तिखार चौधरी के ख़िलाफ़ सिर्फ एक प्रोग्राम करना है, तो 15 करोड़ रुपये का तुम्हें फ़ायदा होगा। मैंने कहा जी नहीं, मुझे नहीं 15 करोड़ चाहिए। उन्होंने कहा तुमने कुछ नहीं करना, बस शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दो, मैं तुम्हें गैस का कोटा दूंगा और यहीं पे वो मैं बिकवा दूंगा और तुम्हें मैं चेक दूंगा। तो जायज़ है, बिल्कुल बिज़नेस है ये। मैंने कहा जी ये किस तरह का बिज़नेस है कि मैंने सिर्फ शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी है और आपने मुझे कागज़ देना है, फिर वो कागज़ में मैंने वो कोटा किसी और को बेच देना है और मुझे आपने 15 करोड़ का चेक दे देना है। उन्होंने कहा बेटा तेरे इस्लामाबाद कार ले ली बस। तो मैंने कहा नहीं जी, मुझे शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, अच्छा तुम इस तरह करो, तुम जाओ ज़रा, तुम सोच लो, 2 घंटे बाद आना मेरे पास। तो मैं वो गाड़ी लेकर निकला जब वहाँ से, तो मैं इतना ज़्यादा वो परेशान था कि यार ये इस मुल्क का क्या बनेगा कि एक प्रोग्राम के 15 करोड़ दे रहे हैं 2007 में। तो मैं गाड़ी जाके ना वो एक ट्रैफिक सिग्नल में मार दी। इतनी मुझे स्ट्रेस, यानी कि इतना मैं शॉक्ड था कि ये इस मुल्क के हुक्मरान जो हैं वो ये कर क्या रहे हैं कि मुझसे एक प्रोग्राम के मुझे 15 करोड़ देने के लिए राज़ी हैं ये। तो उनके पास कितने पैसे होंगे और ये कितना लोगों को ख़रीद रहे होंगे। फिर ये होता था कि जब भी कोई बंदा टीवी पे मुझे बोलता नज़र आता था ना मुशर्रफ के हक़ में, तो मैं सोचता था इसने पैसे खाए हैं। अच्छा मीर साहब, अपने कोई से 4 अच्छे दोस्तों के नाम बताएं और वजह भी बता दें कि उनकी किस अच्छी आदत की वजह से आपकी दोस्ती अब तक चल रही है। यकीनन 4 दोस्तों के नाम तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन जो दोस्त होता है ना, उसके साथ दोस्ती की वजह उसकी अच्छी आदत नहीं होती।
और हो सकता है कि आपके कुछ दोस्त ऐसे हों जिनमें एक भी अच्छी आदत नहीं है, लेकिन वो आपके दोस्त हैं। ये बात आपने सही, वो जैसे हम कहते हैं ना, दोस्त तो ऐसा ही होता है। तो नाम मैं बहुत से ले सकता हूँ, लेकिन अब अगर मैं उनकी अच्छाई तलाश करने की कोशिश करूँगा या वो मेरे में कोई अच्छाई तलाश करने की कोशिश करें, तो मुझे यकीन है ना उनको मेरे में कोई अच्छाई मिलेगी लेकिन हम एक दूसरे के दोस्त हैं। लेकिन आप दोस्त हैं। हाँ। नाम कोई बेस्ट फ्रेंड जो आपको लगता है कि भाई लाइफ टाइम थ्रू आउट चल रही है आपकी दोस्ती और बिल्कुल कोई ब्रेक नहीं था बीच में? बहुत दोस्त हैं। देखिए कॉलेज के ज़माने से मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो फिर जर्नलिज्म में भी आ गए, और फिर जब मैं मिड 90s में लाहौर से इस्लामाबाद चला गया तो उनमें से कुछ दोस्त इस्लामाबाद में आ गए, कुछ लाहौर में रह गए, लेकिन मेरी दोस्ती जो है वो चल रही है बहुत से लोगों के साथ। अब उसमें हो सकता है कि मैं कुछ दोस्तों के नाम लूँगा तो आपको बड़ी हैरानगी हो, लेकिन मेरे दोस्त जो है ना वो उनको मैं अपनी उनकी तमाम तर खामियों और उनकी खूबियों के साथ मैं उनके साथ चल रहा हूँ। और कभी कभी मुझे ये हैरानगी होती है कि यार मैं अभी तक इनके साथ ये मुझे टॉलरेट करते हैं, ये मुझे कर रहे हैं, ये मुझे टॉलरेट करते हैं, वो समझते हैं कि यार ये अभी तक हमें टॉलरेट कर रहा है। तो उसमें बहुत से दोस्त हैं मेरे, मसलन आमिर मतीन है, इसी तरह सुहेल वड़ाइज साहब हैं, ठीक है, तो इसी तरह बहुत से में काशिफ अब्बासी है, वो एक राइवल चैनल में है, लेकिन हमारी दोस्ती आपस में चलती रहती है। तो बहुत दोस्त हैं मेरे इस तरह के, लेकिन अक्सर दोस्त ऐसे हैं जो उम्र में मेरे से बहुत बड़े हैं और कुछ दुनिया से जा चुके हैं और कुछ समझते हैं कि वो अनकरीब चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। मेरे जो एज फेलो दोस्त हैं वो कम हैं, बुज़ुर्ग दोस्त ज़्यादा हैं। मसलन जो अताउल्लाह कासमी साहब हैं, तो जब मैंने कॉलम नगारी शुरू की तो कासमी साहब उस वक्त भी बहुत बड़े कॉलम नगार थे, आज भी बहुत बड़े कॉलम नगार हैं। तो मैंने अभी कॉलम नगारी शुरू किए मुझे 2-2.5 साल हुए थे। तो एक इंटरव्यू में किसी ने कासमी साहब से कहा कि आपका पसंदीदा कॉलम नगार कौन है? उन्होंने कहा हामिद मीर, और मैं उस वक्त ना 3 में थे ना 13 में था। मैं परेशान हो गया, कासमी साहब के पास चला गया, कासमी साहब मैं तो फेवरेट कॉलम नगार हो गया। मैं क्या मीर साहब मैं 10 साल अगे की गल कर रहा। प्रेडिक्शन की उन्होंने। तो कुछ साल के बाद जब मुझे APNS अवार्ड मिला बेस्ट कॉलमिस्ट का, तो कासमी साहब ने कहा ये क्रेडिट मुझे जाता है। मैंने कपल इस वक्त पेशीन गोई करी। इसी तरह और भी मेरे बहुत से दोस्त हैं, लेकिन मैं 3 नाम ऐसे लेना चाहता हूँ बुज़ुर्ग दोस्तों के जो अब दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बेलौस तरीके से न सिर्फ ये कि मुझे गाइड किया और मेरी बड़ी मदद की और हमेशा मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े हुए। सबसे अहम थे उसमें अहमद बशीर साहब, फिर थे उसमें निसार उस्मानी साहब और हमारे प्यारे मुन्नू भाई, वो सब के प्यारे थे। ये ऐसे लोग हैं जिनके साथ जो दोस्ती थी, मेरी दोस्ती भी थी और बुज़ुर्ग भी थे। और 2 आदमी ऐसे थे जिनके साथ मैं दोस्ती का दावेदार नहीं हूँ, लेकिन मेरा उनके साथ उस्ताद और शागिर्द वाला रिश्ता था। एक हबीब जालब साहब और एक अहमद फराज साहब। तो अक्सर औकात मुझसे लोग पूछते हैं यार ये तुम हर वक्त जो है ना ये लड़ाई के मूड में रहते हो, इसकी क्या वजह है? तो मैं अपने आप से ये सवाल पूछता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि यार वो जो वक्त मैंने गुजारा ना हबीब जालब के साथ और उनको मोटरसाइकिल को साथ लेके फिरता रहा हूँ, तो उनके बहुत से जरासीम मेरे में दाखिल हो गए। तो जालब साहब से हमने मज़ाहमत सीखी और अहमद बशीर और निसार उस्मानी और मुन्नू भाई से हमने सहाफ़त सीखी। अच्छा मीर साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आपको जर्नलिज्म ज्वाइन करने का मशवरा क्यों दिया? वो इस तरह का वाक़या है कि मेरे वालिद साहब की वफ़ात हुई 1987 में, तो वो हमारे घर ताज़ियत के लिए जब आई, तो जब वो मेरी वालदा के साथ ताज़ियत के बाद जा रही थी जब, तो उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने कहा यंग मैन व्हाट डू यू डू? तो मैंने उनको कहा जी मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि नो यू शुड फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ योर फादर। जब वो चली गई तो मैं सोचता रहा काफ़ी देर,
तो लिखने लिखाने का शौक़ तो मुझे पहले से था। तो अब मैं ना वो सोच रहा हूँ कि मैंने क्या करना है अभी, क्योंकि मैं उस वक्त तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू हो गया था। अच्छा। मुझे याद है कि मैं 87 में लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन वाइट्स जो पैटर्न्स ट्रॉफी खेल रही थी, मैं उसका विकेट कीपर बैट्समैन था और मेरा कप्तान रमीज़ राजा थे। अच्छा। तो अब रमीज़ राजा की कप्तानी में मैं खेल रहा था और उसके बाद फिर मैंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेलनी थी और मेरा ख्याल था कि मैं एक दिन टेस्ट क्रिकेटर भी बन सकता हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी कंटेम्प्रेरी मेरे साथ क्रिकेट खेलने वाले थे, वसीम अकरम, आमिर सुहेल, ये सारे जो हैं ये टेस्ट क्रिकेट में आ गए थे। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने जब मुझे कहा कि यू शुड फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ योर फादर, तो उन्हीं दिनों में एक दिन जंग अखबार में इश्तिहार आया, एक छोटा सा इश्तिहार था, ज़रूरत बराए साब एडिटर्स। तो मैंने बीए का इम्तहान दे दिया हुआ था, मैंने अप्लाई कर दिया, मुझे कॉल आ गई, मैं रिटन टेस्ट में पास हो गया। तो अब फिर वो एक वर्बल टेस्ट था, तो वर्बल टेस्ट मेरा लिया वो ज़िया शाहिद साहब। तो ज़िया शाहिद साहब जो है ना, वो मुझे ऐसे लगा कि शायद जो है ना वो मेरे साथ थोड़ा सा उनका रवैया बहुत सख्त था। तो जब मैंने वो इंटरव्यू दे दिया तो मैं वापस आ गया, इंटरव्यू दे के वापस आ गया। मुझे दोबारा कॉल आई, एक एडमन मैनेजर होते थे जंग लाहौर के, अजमल तौफीक साहब, अब वो फौत हो गए हुए। उन्होंने मुझे कहा कि आपका जो रिटन टेस्ट भी ठीक है, आपका जो टेस्ट लिया ज़िया शाहिद साहब ने इंटरव्यू लिया वो भी ठीक है, थोड़ा सा हमें ये बताया गया कि एटीट्यूड प्रॉब्लम है आपका। अच्छा। तो आप ज़रा मुझे आके मिले। मैं चला गया उनके पास, तो उन्होंने पूछा कि क्या इंटरव्यू में क्या हुआ था। मैंने कहा जी वो ज़रा थोड़ा सा मुझसे सख्त सवाल कर रहे थे, सियासी सवालात कर रहे थे, मैंने भी उसी तरह अग्रेसिव जवाब दिया। तो उन्होंने कहा नहीं देखें वो आपके सीनियर थे, आपको उनके, लेकिन उन्होंने लिखा ये है कि लड़का ज़हीन है लेकिन एटीट्यूड प्रॉब्लम है। अच्छा। पास भी कर दिया और वो भी। बहरहाल फिर मुझे एक प्रोबेशन पे 1500 रुपया माहवार पे, अच्छा। प्रोबेशन होता है 3 महीने का, रखा उन्होंने, चेक देखते हैं इसको इंटर्नशिप पे। तो इंटर्नशिप के लिए रखा, तो उसमें मैं ठीक था। तो इस तरह फिर जो है ना वो जब मेरा कैरियर शुरू हो गया, तो मैंने अभी ये फैसला नहीं किया था कि मैंने इसी में रहना है। मैंने साथ में एमए में दाखिला भी ले लिया। तो मैं अपने आप को ना खुद चेक कर रहा था कि मैं चल सकता हूँ कि नहीं चल सकता। बेनज़ीर भुट्टो के कहने पे मैं आ तो गया हूँ, चल सकता हूँ कि नहीं चल सकता। तो अभी ये सिलसिला चल रहा था, तो 88 में बेनज़ीर भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बन गई। तो जब प्राइम मिनिस्टर बन गई तो हमने उनकी तारीफ़ भी की, उन पर तनकीद भी की। ये हम इस्टेब्लिश कर रहे थे कि हम बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, हम तनकीद भी करते हैं, हम तारीफ़ भी करते हैं। तो 90 में उनकी जब गवर्नमेंट अभी ख़त्म नहीं हुई थी, कुछ दिन बाकी थे, तो मैंने एक स्टोरी फाइल की कि इनकी गवर्नमेंट ख़त्म होने वाली है। अच्छा। तो मैंने जब वो स्टोरी फाइल की तो मुझे किडनैप कर लिया गया और मेरे से सोर्स पूछा गया कि सोर्स बताओ तुम्हारी स्टोरी का कौन है। मैंने सोर्स नहीं बताया, उन्होंने मेरे कपड़े उतार दिए। जब कपड़े उतारे तो वो कहते हैं पंजाबी में कुट खाना, तो कुट तो मैंने खा ली उनसे, लेकिन जब उन्होंने कपड़े उतारने शुरू किए मैंने कहा ये काम ठीक नहीं है। तो जो मेरा असल सोर्स था उसको मैंने प्रोटेक्ट किया, उसका नाम नहीं लिया मैंने, लेकिन एक और सोर्स था जिससे मैंने खबर कंफर्म की थी अच्छा। कि ये खबर सही है या गलत है। गलत। उन्होंने कहा खबर सही है, उनका नाम ले लिया मैंने। अच्छा। तो जब मैंने उनका नाम ले लिया तो जिस इदारे ने मुझे किडनैप किया था, तो उस इदारे के जो सरबराह थे उनकी मेरे उस सेकंड सोर्स के साथ बड़ी दोस्ती थी। उन्होंने उसे कंफर्म किया, उसने कहा हाँ, उसने मुझे पूछा था। बहरहाल वो मुझे फेंटी भी काफ़ी लग चुकी थी, मार तो आपका आ चुकी। हाँ। तो खैर उन्होंने मुझे छोड़ दिया, और लेकिन छोड़ने से पहले उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू की कि मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी भी ख़तरे में। आपको तब से? तो मैं जनाब गिरता पड़ता किसी तरह घर पहुंचा। मेरी वालदा थी जो, उन्होंने मुझे
दूध में, गर्म दूध में हल्दी डाल के थोड़ी पिलाई, और मैं उनको कह रहा था कि मैंने नहीं ये जर्नलिज्म करनी, मैं ये तो बहुत ख़तरनाक प्रोफेशन में तो कपड़े उतार देते हैं। तो मेरी अम्मी ने कहा कि उन्होंने पंजाबी में मुझे कहा कि बेटा ये तेरे च इन्नी हिम्मत नहीं सी कि तू क्यों बनया जर्नलिस्ट, हूँ आ गया है तो हूँ नहीं छड़ना। तो मैंने कहा नहीं अम्मी ये बड़े घटिया लोग हैं, ये कपड़े उतार देते हैं बंदे से। उन्होंने मुझे कहा अच्छा तुम इस तरह करो, तुम जाके ना मुन्नू भाई से मशवरा करो, तुम जाके हबीब जालब से मशवरा करो, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए। खैर मैंने कहा अब अगर माँ मेरी मेरे साथ खड़ी है तो फिर मुझे तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि नहीं मैं जर्नलिस्ट ही रहूँगा। तो एक्चुअली क्रेडिट बेनज़ीर भुट्टो को सिर्फ इतना है कि उन्होंने कहा था यू शुड फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ योर फादर। तो मैं आ तो गया था, लेकिन 2.5-3 साल के बाद मैं छोड़ने वाला था। तो क्रेडिट मेरी वालदा को जाता है कि उन्होंने कहा नहीं तुमने नहीं छोड़ना, वरना अभी तक हम आपको स्क्रीन पे ना देखें। फिर जब मुझे काफ़ी साल के बाद 2014 में जब मुझे गोलियां लगी और मैं कराची के अस्पताल में पड़ा हुआ था, तो मैं सोचता था, मैंने अपनी अम्मी को कहा भी था कि ये प्रोफेशन ठीक नहीं है। उन्होंने कहा नहीं छोड़ना। तो लेकिन शुक्र है कि उन्होंने मेरे 2014 में कपड़े नहीं उतारे, सिर्फ गोलियां मारी, उनकी बहुत मेहरबानी। अच्छा आपका मसला ये है कि आपको मार जितना मर्जी ले लेकिन आपके कपड़े ना उतारे। हाँ ये आपने अच्छा सवाल किया है कि कुछ लोग जो हैं उनका प्रॉब्लम होता है कपड़े ना उतारे हैं। तो अब ये ना हो कि आपका इंटरव्यू सुनने के बाद वो कहें अच्छा इसका वीक पॉइंट कपड़े उतारने हैं, तो अगली दफ़ा वो कहें कपड़े लाओ। लेकिन अब मैं इतना ढीठ हो चुका हूँ कि मेरे कपड़े भी उतार दें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। समीर साहब क्या ये दो भी किस्म के लोग हैं जो आपके कपड़े उतारना चाहते हैं, धोना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि वो ऐसा करते क्यों है? देखिए वो सिर्फ मेरे कपड़े नहीं उतारना चाहते, सिर्फ मुझे नहीं धोना चाहते, वो इंटरनेशनल धोबी हैं, वो पूरी कौम के कपड़े उतारते हैं, पूरी कौम को धोना चाहते हैं। कभी वो धोने में कामयाब हो जाते हैं, कभी नाकाम हो जाते हैं। दौरे सहाफ़ी मुल्क की सियासत की तरह आपकी पॉलिसी में भी नशेब फराज आते हैं, इसकी क्या वजह? आप अगर पाकिस्तान की सियासी तारीख पर एक निगाह डालें तो आपको बहुत से नशेब फराज नज़र आएंगे, ठीक है। तो जो आपकी सियासत के नशेब फराज है ना, उसी में आपकी सहाफ़त के नशेब फराज भी आते हैं, उसी में आपकी जुडिशरी में भी नशेब फराज आते हैं। तो ये जो आपकी सहाफ़त है ना, ये आपकी सियासत के साथ और आपकी जुडिशरी के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान में कोई सियासत पे शब खून मारा गया है तो उसमें जुडिशरी भी शामिल होती है और उसमें कुछ सहाफ़ी भी शामिल होते हैं। तो जब आप देखें कि जब 1958 में पहला मार्शल लगा था तो पाकिस्तान का आइन आ चुका था, 1956 में हमारा आइन बन गया था। तो लेकिन 1958 में हमने उसको आइन को सस्पेंड कर दिया और मार्शल लगा दिया। तो फिर वो जो पहला मार्शल आया तो जो जनरल अयूब खान साहब थे वो लेके आए प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस, और उन्होंने सेंसरशिप लगा दी। तो एक तरफ सेंसर लगा सियासत पर, दूसरी तरफ सेंसर लग गया सहाफ़त पर। तो सियासत भी नीचे आई और सहाफ़त भी नीचे आई, ठीक है। फिर जनाब जनरल अयूब खान ने मोहतरमा फातिमा जना के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ा। तो अयूब खान ने कहा ये फातिमा जना इंडिया की एजेंट है, ये अमेरिका की एजेंट है, ये गद्दार है। तो अब उसके साथ कुछ और जो गैरतमंद सियासतदान थे वो खड़े हो गए कि नहीं ये कायद-ए-आज़म की बहन है, हम इसके साथ हैं, उनको भी गद्दार करार दे दिया। तो सियासत आपकी और नीचे चलेगी, और सियासत नीचे गई तो सहाफ़त भी नीचे चलेगी। फिर ये सारे इकट्ठे हुए, सियासतदान, सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी इकट्ठी हुई, इन्होंने एक तहरीक चलाई अयूब खान के ख़िलाफ़। और एक दिन जनरल अयूब खान साहब जो हैं वो जब अपने घर में दाखिल हुए तो उनका एक छोटा सा पोता था, वो नारा लगा रहा था अयूब कुत्ता हाय हाय, अयूब कुत्ता हाय। वो स्कूल जाता था ना, तो स्कूल में सारे यही नारा लगा रहे होते थे। तो वो घर आया तो वो नारा लगा रहा था। अयूब खान ने देखा मेरा पोता भी यही नारा लगा रहा है। देन ही डिसाइडेड टू रिज़ाइन। जाते जाते उसने इक़्तिदार याह्या खान को दे दिया। तो याह्या खान ने इलेक्शन करवाया, इलेक्शन हुआ, आपने इलेक्शन का रिज़ल्ट नहीं तस्लीम किया, पाकिस्तान टूट गया, डेमोक्रेसी आई तो सियासत और सहाफ़त आहिस्ता आहिस्ता
ऊपर जानी शुरू हुई। तो 77 तक अब काफ़ी ऊपर गए, फिर माशरा लगा, फिर नीचे आ गए। तो ये नशेब फराज का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है, तो मैं अब आपको समझा रहा हूँ कि ये जैसे पाकिस्तान की सियासी तारीख के अप्स एंड डाउन्स हैं, नशेब फराज हैं, वैसे ही सहाफ़त के भी हैं। जब सियासत जो है उस पर पाबंदियाँ नहीं होती तो सहाफ़त पर भी पाबंदियाँ नहीं होती, जब सियासत पर पाबंदियाँ लगती हैं तो सहाफ़त पर भी पाबंदियाँ लग जाती हैं। तो ये नशेब फराज का ताल्लुक़ इसी के साथ है। तो जो सहाफ़त की जो आज़ादी है वो पार्लियामेंट की आज़ादी और जुडिशरी की आज़ादी के साथ मशरूत है। और जब जब पाकिस्तान में सियासत आज़ाद थी, पाकिस्तान आज़ाद था, पाकिस्तान मजबूत था। सहाफ़त भी आज़ाद थी तो पाकिस्तान भी आज़ाद था और पाकिस्तान मजबूत था। तो जब जब पाकिस्तान में सियासत पाबंद थी तो पाकिस्तान ग़ुलाम था और पाकिस्तान कमज़ोर था, और सहाफ़त भी ग़ुलाम थी और सहाफ़त कमज़ोर थी। मीर साहब, आपकी तबीयत में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं। कभी तो आप मुश्किल से मुश्किल हालात में भी स्टेटस को के साथ खड़े रहते हैं, और कभी आप अचानक से खम ठोंक कर एक निडर और बागी जर्नलिस्ट की तरह सामने आ जाते हैं और वो सच भी बोल देते हैं जो दूसरे नहीं बोल सकते। देखिए, आप सिर्फ एक इंडिविजुअल के तौर पे आप अगर रजिस्ट करें तो उसके नतीजे में ये है कि या तो आप फांसी लगा दिए जाएंगे या आपको कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन जब आपने एक इदारे के साथ चलना है, अपने लोगों को साथ लेके चलना है, तो आपके जो साथी होते हैं वो सब टाइम्स आपसे तकाजा करते हैं कि आपने तेज़ चल के देख लिया, अब थोड़ा स्लो चलें। हम भी आपके साथ ही चल रहे हैं और हमारी मंजिल भी वही है जो आपकी मंजिल है, लेकिन इस वक्त तेज़ी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिसलन बहुत है। अगर आप तेज़ चलेंगे तो आप स्लिप हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो ज़रा आहिस्ता चलें, डायरेक्शन वही रखें। तो जब आप थोड़ा आहिस्ता चलते हैं तो जो लोग आपके काफ़िले में शामिल नहीं हैं, राइट लेफ़्ट पे देख के सिर्फ तमाशबीनी नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास तो यही बातें होती हैं ना, वो स्टेटस को के साथ मिल गया, इसने कंप्रोमाइज़ कर लिया, ठीक है ना। ये तमाशबीन जो होते हैं ना, तमाशबीन, ये वो बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में। काफ़िले में शामिल नहीं होंगे लेकिन किसी दीवार की ओट में खड़े होके, किसी दरख्त के पीछे खड़े होके जो काफ़िले में शामिल लोग हैं उनका मजाक उड़ाएंगे, ठीक है ना। तो आप ये देखें कि जब भी पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती या पाकिस्तान की सलामती को कोई ख़तरा दरपेश होता है तो कौन खड़ा होता है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में वही लोग खड़े होते हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान की सलामती जो है वो आइन और कानून की बालादस्ती से मशरूत है। जो स्टेटस को के हामी होते हैं ना, वो दरअसल राइट लेफ़्ट पर दीवार की ओट में खड़े होते हैं या दरख्त के पीछे छुपे होते हैं, और वो इल्ज़ाम लगाते हैं जो लोग काफ़िले में शामिल हैं, वो हमेशा इल्ज़ाम लगाते हैं, ठीक है। लेकिन आखिरकार फिर जो हिस्ट्री होती है वो अपना फ़ैसला देती है। तो आप भी ये फ़ैसला हिस्ट्री पे छोड़ दें कि कब हामिद मीर स्टेटस को के साथ था, कब हामिद मीर इनकलाबी था, कब इनकलाबी नहीं था। जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे ना तो हमारे बारे में फ़ैसला तारीख़ में करना है, आपने या दीवार की ओट में छुपे हुए स्टेटस को के असल एजेंटों ने फ़ैसला नहीं करना। अच्छा, तारीख में आप अपना नाम किन लोगों में लिखवाना चाहते हैं? ये फ़ैसला तारीख़ ने करना है। इस वक्त तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जिस चीज़ को हम सही समझते हैं, जिस चीज़ को हम सच समझते हैं, हम उसके साथ चलें, तेज़ चलें या आहिस्ता चलें, लेकिन फ़ैसला तारीख़ ने करना है। लेकिन आपके एक माइंड में हो कि यार मुझे इस जगह पे होना है। नहीं, मेरा ये तो बहुत छोटा सा मकसद है, ये तो बहुत छोटा सा मकसद है कि मैंने तारीख़ में फ़लाँ के साथ अपना नाम जो है वो ना, मैं देखें सीधी सी बात है, मैं एक मुसलमान हूँ, मैंने अल्लाह को खुश करना है, तो मैंने अपना नाम जो है ना वो अल्लाह ताला की जो है ना जो किताब होगी उसमें लिखवाना है कि मैं अल्लाह से डरने वालों में शामिल था। बाकी सब छोड़ दें। अगर आपका अल्लाह आपसे खुश है तो सब खुश है, फिर तारीख भी आपसे खुश होगी। मीर साहब, आप खुद एक बाहिम्मत कश्मीरी हैं और कश्मीरियों की जिद्दोजहद में आपकी फैमिली का खून शामिल है। मसला कश्मीर के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो कश्मीर की तहरीक आज़ादी है और जो पाकिस्तान की तहरीक है, ये साथ साथ शुरू हुए हैं। वैसे तो जो कश्मीर की तहरीक है ये
तहरीक पाकिस्तान से भी पुरानी है, लेकिन मैं इस लेटेस्ट फेज़ की बात करता हूँ। कश्मीर की तहरीक भी अल्लामा इकबाल ने शुरू की, पाकिस्तान की तहरीक भी अल्लामा इकबाल ने शुरू की। कश्मीर की आज़ादी जो है उसका ख्वाब भी इकबाल ने देखा और पाकिस्तान के क़याम का ख्वाब भी इकबाल ने देखा। बड़ा आसान है इसको समझना। अल्लामा इकबाल ने खुतबा अलाहाबाद 1930 में पेश किया, जिसमें उन्होंने एक अलहदा रियासत का तस्वुर पेश किया, और कश्मीर की आज़ादी का ऐलान अल्लामा इकबाल ने 14 अगस्त 1931 को मोची गेट लाहौर में एक जलसे में किया। कश्मीर की तहरीक जो है कश्मीर से शुरू नहीं हुई, लाहौर से शुरू हुई। अल्लामा इकबाल ने शुरू किया, क्योंकि वहाँ पे जो 13 जुलाई 1931 को जो श्रीनगर में फायरिंग हुई थी, उसमें बहुत से कश्मीरी शहीद हो गए थे। तो वो 13 जुलाई 1931 को जो शहीद हुए थे, उनकी याद में 14 अगस्त 1931 को लाहौर में एक जलसा हुआ, और उस जलसे में अल्लामा इकबाल ने आज़ादी कश्मीर की तहरीक का ऐलान किया। और फिर 1940 में जो है वो आपकी करारदाद लाहौर मंजूर होती है। तो आप देखें कि करारदाद लाहौर 1940 में मंजूर हो रही है, और कश्मीर की तहरीक का ऐलान कायद-ए-आज़म ने 14 अगस्त 1931 को कर दिया, अल्लामा इकबाल ने। तो इस लिहाज से थोड़ी सी पुरानी है कश्मीर की तहरीक की आज़ादी। अब आप देखें 1947 में जो है वो कश्मीर ने पाकिस्तान में शामिल होना था, लेकिन अंग्रेज़ों की मिली भगत से नहीं पाकिस्तान में शामिल हो सका। अब हम लेटेस्ट सिचुएशन पे आ जाते हैं। तो कश्मीर को आज़ाद करवाने के बड़े मौके आए। पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे, उनके पास कई दफ़ा ऐसे मौके आए, लेकिन उन्होंने उन मौक़ों को अवेल नहीं किया। 1962 में जब चीन की और इंडिया की जंग शुरू हुई थी, तो चाइना ने पाकिस्तान को पैगाम भेजा कि कश्मीर खाली हो गया, जस्ट वॉक इन। तो अयूब खान ने कहा नहीं, अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, तो अयूब खान ने नहीं किया। तो इसी तरह 1995 में कश्मीर की तहरीक आज़ादी बिल्कुल अरूज पर थी, और जो कश्मीरी मुजाहिदीन थे उनका इतना कंट्रोल हो गया था श्रीनगर के शहर के अंदर और आसपास के इलाकों में कि बिल्कुल इंडियन स्टेट जो है वो बिल्कुल पैरालाइज हो गई थी। लेकिन पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर आपस में लड़ रहे थे, या उनको लड़वाया जा रहा था। तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आई, जिसकी वजह से कश्मीर हाथ से निकल गया। उसके बाद 2015 और 2016 में बुरहान वानी की शहादत के बाद कश्मीर में बहुत बड़ी पॉलिटिकल अपराइजिंग हुई। अगेन क्या हुआ, पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ और इमरान खान की लड़ाई चल रही थी, आप कुछ नहीं कर सके। तो अब अगेन एक बहुत बड़ा मौका हमारे पास आया है, लेकिन ये मौका जो है, इस मौके पे हम सिर्फ उसी सूरत में कश्मीरियों को उनका हक़ खुद रादियत दिलवा सकते हैं कि अगर पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद होगी। आपको चंद साल पहले मारने की कोशिश की गई, आपको दोबारा जिंदगी मिली है, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि वो कैसे हुआ, क्यों हुआ? एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा मारने की कोशिश की गई है, लेकिन कभी दुनिया को पता चल जाता है, कभी नहीं पता चलता। तो एक दफ़ा मेरी गाड़ी के नीचे बम भी लगाया गया था, वो भी डिफ्यूज़ हो गया। फिर 2014 में मेरे पे हमला भी हुआ। तो ये अब एक लंबी कहानी है, लेकिन अब तो ये मेरा ख्याल है सबको पता है कि मेरे पे किसने हमला करवाया था और क्या वजूहत थी। अब आपने डिटेल में जाके क्या लेना है? मुझे नहीं पता, मुझे जानना है। अच्छा, मुझे जानना, मुझे पता लगना चाहिए। देखिए, बात ये थी कि 2014 में पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी, और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो परवेज़ मुशर्रफ साहब का ट्रायल करने की कोशिश कर रहे थे, और बयानिया ये था कि अगर सियासतदान का एहतसाब हो सकता है तो एक डिक्टेटर का भी हो सकता है। तो मैं बतौर एक सहाफ़ी के, मैं उस स्कूल ऑफ थॉट के साथ था जो ये कह रहे थे कि इसका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब की अपनी हुकूमत और उनकी अपनी पार्टी के अंदर बहुत ताकतवर लोग जो हैं, उन्होंने नवाज़ शरीफ को ये कहना शुरू कर दिया कि इसको जाने दें, छोड़ दें, इसका ट्रायल ना करें। तो एक बहुत ग्रुपिंग पैदा हो गई अरबाब इख्तियार के अंदर, समझ रही है ना आप, अरबाब इख्तियार, ताकत थी, उनमें ग्रुपिंग पैदा हो गई। तो मेरे पे दबाव डाला गया कि भाई आप जो है ना ये परवेज़ मुशर्रफ के ट्रायल की बात छोड़ दें। दबाव डालने वालों में जनरल राहील शरीफ साहब इन्वॉल्व थे बराह रास्त। उन्होंने अपने
साथियों के ज़रिए मुझे ये मैसेज दिया कि तुम परवेज़ मुशर्रफ के ट्रायल की बात छोड़ दो। साथ ही साथ मैं मिसिंग पर्सनस का भी किस्सा लेके बैठा हुआ था, बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का किस्सा भी लेके बैठा हुआ था। तो वो बहुत सी चीज़ें सप्लीमेंट होती गई, लेकिन जो मेन चीज़ थी वो यही थी कि परवेज़ मुशर्रफ के ट्रायल की बात छोड़ दो। अब मेरा यह ख्याल था कि मैंने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया हुआ है और हुकूमत वक्त जो है वो भी इस पर कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। और वो ट्रायल जो है मेरी ख्वाहिश पे तो शुरू नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर शुरू हुआ। तो मैंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ था वो पाकिस्तान के आइन और कानून के ऐन मुताबिक था, और जो लोग चाहते थे कि मैं अपना मौक़िफ़ बदल दूं वो पाकिस्तान के आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। तो जब मैं नहीं माना तो मुझ पर हमला हो गया। तो फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक उस वाक़े की इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों का एक कमीशन बनाया, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने कंप्रोमाइज़ कर लिया और उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को भगा दिया पाकिस्तान से। उनका ख्याल था कि परवेज़ मुशर्रफ को भगा के तो मेरी हुकूमत बच जाएगी। मैं बच गया, नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं बची। मीर साहब, आप पर होने वाले हमले की तहकीकात पर सुप्रीम कोर्ट में एक कमीशन बना, इसकी रिपोर्ट का क्या बना? मेरे जो हमले पे जो कमीशन बना था उसके जो TORs थे उसमें ये लिखा गया था कि ये 3 से 4 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सामने लेके आएगा। तो हमने जिस शख्स पर इल्ज़ाम लगाया था कि ये शख्स हमले का ज़िम्मेदार है, उस शख्स को जब कमीशन ने बुलाया तो पेश ही नहीं हुआ। तो अब वो क्या रिपोर्ट देते? मैं एक दफ़ा नहीं, ज़ख्मी था मैं एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा पेश हुआ कमीशन के सामने, जो मैं उनको सबूत दे सकता था मैंने दिए। तो कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई। 1 साल गुजर गया। 1 साल के बाद मुझे एक दिन नवाज शरीफ साहब ने बुलाया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। उन्होंने कहा कि वो मीर साहब वो तुहाडे ते हमला होया सी तो एक कमीशन बनया सी, उसकी रिपोर्ट कित्थे वे? मैं जी इस मुल्क का वज़ीर आज़म मैं नहीं, तुसी हो। वो जिहड़ा कमीशन सी वो मैं नहीं बनाया, तुसी बनाया सी। वो रिपोर्ट भी मेरे को नहीं है, तुहाडे कोल ही होएगी। तो उन्होंने फ़ौरन ना वो फ़ोन किया तो वो रिपोर्ट किधर है? हालांकि मुझे पता था कि रिपोर्ट कोई नहीं बनी और इनको बता दिया गया कि नहीं बनी, तो वो मेरे साथ कर रहे थे। तो वो ये इसी तरह के देखे ना, वो मेरे साथ वो मुझे भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो रिपोर्ट नहीं आई। उसके बाद फिर एक जाली खबरें लगवाई गई कि जी रिपोर्ट आ गई है। फिर एक हमारे दोस्त हैं अरशद शरीफ साहब, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की कि वो जो हामिद मीर कमीशन की जो रिपोर्ट है वो सामने लाई जाए। तो फिर भी नहीं आई रिपोर्ट सामने। तो मुझे पता है चला कि एक रिपोर्ट बनाई गई, एक कंकॉक्टेड किस्म की रिपोर्ट बनाई गई है, लेकिन वो रिपोर्ट जो अगर वो सामने लेके आएंगे तो उस रिपोर्ट में बहुत से सवालात पैदा होते हैं, इसलिए कोई रिपोर्ट। अच्छा मीर साहब, आपके वालिद भी एक बहुत बड़े सहाफ़ी थे और अमरीत के खिलाफ जद्दोजहद करते रहे। आप भी इन्हीं रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन ये मुश्किलात और मुसाइब से भरपूर रास्ता है। डर नहीं लगता इस रास्ते पर चलते रहे? मैंने आपको बता दिया कि एक दफ़ा डर लगा था 1990 में, जब पहली दफ़ा कुट पड़ी थी और वो कपड़े उतारने की कोशिश की थी। तो जब एक दफ़ा माँ ने कह दिया कि नहीं बस अब तुमने इसी प्रोफेशन में रहना है तो फिर रहना है। तो बात यह है कि जो लोग सहाफ़ियों को उठाते हैं, अगवा करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, उनके कपड़े उतारते हैं, उनको फेंटी लगाते हैं, उनको गोलियां मारते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि ठीक है, हो सकता है कुछ लोग डर जाते होंगे, लेकिन इस किस्म के जो हथकंडे होते हैं ना, उससे आप किसी का डर और खौफ निकाल भी देते हैं। तो जब किसी बंदे को एक दफ़ा अल्लाह जो है वो नई ज़िंदगी दे देना, फिर वो मौत का खौफ ख़त्म हो जाता है। तो अब मेरे जो है ना वो अल्लाह के सिवा मैं डरता किसी से नहीं, मौत का खौफ ख़त्म हो गया हुआ है। हाँ, कभी कभी सफ़र में आहिस्ता और तेज़ हो जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो लोग सफ़र में शामिल हैं, जो हमारे हम सफ़र हैं,
वो कहते हैं यार यहाँ पे आहिस्ता हो जाओ, इधर कीचड़ ज़्यादा है, इधर फिसलन ज़्यादा है, अगर तुम तेज़ चलोगे तो गिर जाओगे, फिसल जाओगे। तो आहिस्ता हो सकते हैं हम, लेकिन सफ़र जारी रहेगा ये। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।